हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th एसएसटी का फाइनल एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे से इसको देखिएगा। व्हाट वाज ताइद तीतीज? तो ये क्या था? तो ये एक टैक्स था, ठीक है, जो कि चर्च लगाया करता था लोगों पर। क्वेश्चन 2 है, कलेक्टिव फार्म्स वर नोन एज। तो जो कलेक्टिव फार्म्स होते थे ना, उनको कोल्होज बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, एलीड पावर वर्ल्ड वॉर में कौन थे? तो यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, ये सारे के सारे एलीड पावर थे। क्वेश्चन 4 है, बिरसा मुंडा बिलोंग्स टू। बिरसा मुंडा कहाँ के थे? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के बिरसा मुंडा थे। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, तो 97 डिग्री 25 ईस्ट है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। तो महेंद्रगिरी पर्वत है। रिवर नर्मदा हैज इट सोर्स। तो रिवर नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। ये मैच करना है हमें इस पूरी लिस्ट को। तो सोवरेन, सोवरेन को हम हिंदी में बोलते हैं संप्रभु, जिसके ऊपर कोई और नहीं होता। और जिस देश के लोगों के पास सुप्रीम पावर होती है अपने लिए डिसीजन लेने की, मतलब उनको किसी और देश से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, ऐसा देश होता है सोवरेन। तो पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, ये होता है सोवरेन। रिपब्लिक, रिपब्लिक जो शब्द है इसका ये मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, यानी कि कोई राजा महाराजा पीढ़ियों दर पीढ़ी कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं बन पाएगा। तो रिपब्लिक क्या हुआ? हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। तो रिपब्लिक ये हो गया, सोवरेन ये हो गया। फ्रेटर्निटी बेसिकली होता है भाईचारा, तो लोगों को आपस में भाई बहनों की तरह रहना चाहिए, तो ये होता है फ्रेटर्निटी। सेक्युलर होता है धर्म निरपेक्ष, यानी कि सरकार किसी एक धर्म को फेवर नहीं करेगी, वो सारे के सारे धर्मों को बिल्कुल इक्वली फेवर करेगी, ये होता है सेक्युलरिज्म। तो ये सारा मैच करा तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट निकला। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन? इंडियन सिटीजन के पास आर्म्ड रिवॉल्यूशन करने का अधिकार नहीं है, मतलब हम सरकार के खिलाफ तलवारें खींच करके बंदूकें तान करके नहीं खड़े हो सकते हैं। बाकी सारी फ्रीडम हमारे पास है, हम सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम बदलाव लाने के लिए मूवमेंट चला सकते हैं, हम जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उस तक को हम अपोज कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें गलत हैं, आप इनको बदल दीजिए, बट हम हथियार लेकर के सरकार के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है? एक तो ये क्वेश्चन ही आ सकता है कि फ़ायदे क्या क्या है डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी में लोग बराबर होते हैं, है ना, और लोगों के पास अधिकार होता है सरकार से क्वेश्चन पूछने का, और कॉन्फ्लिक्ट जो है डेमोक्रेसी वो बेटर वे में सुलझाती है, लोगों के पास अधिकार है अपने लीडर को चुनने का। तो काफ़ी सारे फेवर में आर्ग्यूमेंट है, इसमें से 3 तो फेवर में हो गए और ये वाले सही हो गए, तो ये गुड आर्ग्यूमेंट्स हैं। नॉट गुड है कि डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स, मतलब डेमोक्रेसी ज़्यादा अमीर होती है दूसरे टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो ये हम कह नहीं सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट सेलियन अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन टर्निंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका में एक प्रॉब्लम जो थी वो क्या थी, क्या टकराव था वहाँ का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में? तो भाई वहाँ पे बिटवीन द कलर्ड मेजॉरिटी एंड द ब्लैक मेजॉरिटी, ये प्रॉब्लम थी वहाँ पर। नेक्स्ट देखो, द प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पे जो वाइट थी माइनॉरिटी, यहाँ पे एक्चुअली वाइट मेजॉरिटी लिखा हुआ है ना, इसलिए गलत हो जाएगा, माइनॉरिटी थी ना ब्लैक, तो वहाँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें हमें बोला गया है, द प्राइम मिनिस्टर टेक्स ऑल डिसीजन विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है, प्राइम मिनिस्टर जो ज़्यादा सारे के सारे जो निर्णय लेते हैं उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो बाकी मंत्री हैं, उनकी सलाह से लेते हैं। रीज़न, ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। बिल्कुल सही बात है, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं गवर्नमेंट के
और जो भी एक्चुअल पावर्स है ना संविधान में, वो सारी की सारी प्रधानमंत्री एक्सरसाइज करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। मतलब इंडियन जो हैं वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं, तो भाई बहुत सारे कि एक पर्सन एक वोट है, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इलेक्शन कमीशन है, 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति इस देश का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है, जो लूजिंग पार्टी होती है वो मान जाती है कि हाँ हम हार गए हैं। तो ये तो 3 अच्छे रीज़न है, इनमें से बढ़िया रीज़न कौन सा नहीं है कि भाई हम सबसे ज़्यादा वोटर्स हमारे देश में, तो ये अच्छा रीज़न है, बट बहुत अच्छा रीज़न है, ये 3 ज़्यादा अच्छे हैं इसके कंपैरिजन में, इसलिए नॉट अ गुड रीज़न में फ़िलहाल हम ए को टिक करने वाले हैं, क्योंकि ये 3 तो बिल्कुल ही बढ़िया वाले हैं, ए इसके कंपैरिजन में कम बढ़िया है। क्वेश्चन 14 है, तो क्योंकि कई बार हमें क्या करना होता है ना, हमें बेस्ट आंसर चुनना होता है, और यहाँ पे हमसे वर्स्ट चुनने को कहा है तो हमने वर्स्ट चुन लिया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कोई भी काम करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। भाई अगर फैक्ट्री लगानी है तो ज़मीन की ज़रूरत होगी, उस फैक्ट्री में को बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत होगी, पैसा भी तो लगेगा, तो यानी कि सारे के सारे ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर। तो पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो तो फार्मिंग ही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैचिंग फिश इज अ, फिश पकड़ना तो एक प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। क्वेश्चन 17 है, सर्व शिक्षा अभियान किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है। तो 6 से 14 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान है। क्वेश्चन 18 है, हु एडवोकेटेड दैट इंडिया वुड बी अ ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। किसने ये बात कही थी कि इंडिया एक्चुअली फ्री तब होगा जब जो सबसे गरीब नागरिक है ना इस देश का, उसकी पीड़ाएं दूर होंगी। तो भाई ये बात कही थी महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन ऑफ 1943 कौन सी स्टेट में आई थी। बंगाल फेमाइन थी वो। 20 क्वेश्चन है, सीजनल हंगर इज कॉमनली फाउंड रूरल एरियाज में। सीजनल हंगर देखी जा सकती है क्योंकि जिस सीजन में फसल नहीं होती है उस सीजन में वहाँ पे खाने की कमी हो जाती है कई बार। सेक्शन बी जो है, राइट टू लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो 21 का आंसर है, राइट टू इक्वालिटी इंक्लूडिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने अपने संविधान में लिया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आप बेसिकली यहाँ पे ये वाले 2 राइट्स लिख सकते हैं क्योंकि 2 ही पूछे गए हैं हमसे क्वेश्चन पेपर में जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो है उसके सिग्निफिकेंट फीचर क्या हैं। और में हमसे क्वेश्चन पूछा है, राइट टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन। जो यंग पॉपुलेशन है, आप किशोर हैं, यंग पॉपुलेशन है आप, तो उनके बारे में भी लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। सिग्निफिकेंट फीचर्स जो हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के, वो ये है, कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1952। इन 2000, ये तो 2000 वाला जो है पॉलिसी जब आई थी, इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और वाला जो था, एडोलसेंट पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एज ग्रुप 10 से 12 एडोलसेंट में आता है। लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स सफ़र फ्रॉम एनीमिया। तो ये कुछ मतलब फैक्ट एक्चुअली 2-2 नंबर के हैं, तो हमें 2-2 पॉइंट ही लिखने हैं। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं कि तो जो एडोलसेंट होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल एज ग्रुप में होते हैं, कई बार अपनी बातों को कन्वे नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, गिव एग्जाम्पल। ये तो मतलब एग्जाम्पल तो डेमोक्रेसी के इंडिया हो गया और यूएस हो गया है ना, ब्रिटेन हो गया, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है जहाँ पर हमें वोट देने का अधिकार होता है, हम अपने नेता खुद चुनते हैं, हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, है ना। अभी हम आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 भी एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो सेम पीस ऑफ लैंड पे हम लोग प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके, है ना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। एग्जाम्पल इंडिया।
मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ लैंड, फॉर एग्जांपल यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके, मल्टीपल क्रॉपिंग करके। अंडर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड। तो इससे क्या होता है, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, मतलब सेम ही लैंड पर हम ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। तो ये सेक्शन बी यानी कि जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे ये सारे के सारे हम लोगों ने देख लिए। अब जो सेक्शन नेक्स्ट वाला आता है सी, इसमें हमें 3 नंबर के क्वेश्चन करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, गिव 3 रीज़न टू एक्सप्लेन वाई मसाई कम्युनिटी लूज देयर ग्रेजिंग लैंड्स। तो मसाई कम्युनिटी जो थी उसका जो चरवाहों वाला जो लैंड था वो कैसे खो गया, उनसे सब अंग्रेजों का क्या धरा है। और में है, एक्सप्लेन वाई नोमैडिक ट्राइब नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो नोमैडिक ट्राइब है वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते रहते थे, तो घुमंतु समुदाय होते थे, एक जगह के रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे तो ये आगे बढ़ जाते थे। तो मसाई कम्युनिटी लॉस देयर ग्रेजिंग लैंड बिकॉज ऑफ कोलोनियलिज्म, अंग्रेज़ों की वजह से। वाइट सेटलमेंट, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, सेटिंग अप ऑफ रिजर्व्स, परमिट्स, है ना। तो क्या हो रहा था, मसाई कम्युनिटी, एक तो अंग्रेज़ आ गए ना जब, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तुम क्या चरते पड़ते रहते हो, ये तुम लैंड ख़राब करते हो, इस पे ना खेती होगी, निकलो यहाँ से, यहाँ पर हम रहेंगे। और बहुत सारे एरिया को रिजर्व एरिया डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई कोई चरेगा वरेगा इस पर नहीं। परमिट लगा दिए गए कि तुम्हें अगर इस एरिया में आना है तो परमिट लेकर के आना पड़ेगा, परमिट के पैसे होते थे। तो ये सब प्रॉब्लम थी मसाई कम्युनिटी को। क्लाइमेटिक कंडीशन, अब और में था कि जो घुमंतु लोग होते हैं वो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं वो घूमते क्यों रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है क्लाइमेटिक कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए गड्डी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब देखो क्या होता है, गर्मियों में जब खूब अच्छी घास उग जाती है तो वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के ऊपर की तरफ चले जाते हैं ठंडे इलाकों में, और फिर जब ठंडी में बहुत बर्फ़ हो जाती है तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं ताकि उनको घास मिल सके। तो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो है ये घुमंतु जो नोमैडिक ट्राइब्स है घूमते रहते हैं। फॉडर, ग्रेजिंग ग्राउंड, फॉडर फॉर द एनिमल इज़ अनदर फैक्टर विच डिसाइड द मूवमेंट ऑफ नोमैड। तो भाई खाने के लिए, तो क्योंकि ये लोग तो अपने जानवरों पर ही जीवित रहते हैं तो जानवरों के खाने के लिए घूमते रहते हैं। फूड ग्रेज, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रेंज इन डिफरेंट रीजन विच डिसाइड देयर माइग्रेशन। तो फूड, ठीक है, क्योंकि बारिश अलग रीजन में अलग ही टाइम पर होती है तो इसकी वजह से भी ये घूमते रहते हैं। मार्केट, देयर मूवमेंट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय नीड टू सेल प्लो कैटल एंड अदर थिंग्स। तो वो जो उन्होंने भेड़ से अपना उसकी ऊन वगैरह निकाली होती है उसको बेचने के लिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं अलग अलग गांव में। तो क्योंकि वो भेड़ों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं तो उनकी जो होती है ना वो वूल वगैरह बेचने के लिए भी वो जाते रहते हैं, उनके खाने के लिए भी। नेक्स्ट आता है मेंशन डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर में अंतर बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स। तो ये दोनों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और 27। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें हमें हिमालयन रिवर्स बेसिकली जो पहाड़ी इलाकों की रिवर्स हैं। तो रिवर्स ऑफ हिमालय रीजन ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स इन द हाई माउंटेन। तो जो हिमालयन रिवर्स हैं भाई वो तो ग्लेशियर से निकल के आई हैं, है ना। ग्लेशियर्स मेजर सोर्स ऑफ वाटर होते हैं दीज रिवर्स के लिए। दे आर पेरेनियल इन नेचर, वाटर रिमेन्स थ्रू आउट द ईयर इन देम। तो पेरेनियल रिवर्स का मतलब होता है ऐसी नदियाँ जिसमें पूरे वर्ष पानी रहता है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और नदियों को पानी प्रोवाइड करते रहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र हिमालयन रिवर्स हैं। पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं, रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। अब आप पेरेनियल और पेनिनसुलर में ना देखो कंफ्यूज मत हो जाना। पेरेनियल का मतलब होता है ऐसी नदी जिसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। पेनिनसुलर रिवर होती हैं जो इंडियन पेनिनसुला में है। इंडियन पेनिनसुला ये जो इंडिया का साउथ वाला रीजन है ये इंडियन पेनिनसुला वाला रीजन है। यहाँ पर जो रिवर्स होती हैं उनमें सिर्फ बारिश के मौसम में पानी होता है, बाकी जो टाइम होता है इनका पानी सूख जाता है, ये ड्राई सीजन के टाइम पर सूख जाती हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट था कि पीपल एज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। द पीपल ऑफ अ कंट्री are its valuable resource. They should be healthy, educated and skilled. It makes use of land and capital for productive activities in the economy. तो बेसिकली क्या है कि जो
लोग हैं देश के, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, हम एक रिसोर्स हैं, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं और हमारे पास कोई स्किल है तो हम अपने देश की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति देश की डेवलपमेंट में भागीदारी बनता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और बफर स्टॉक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के 2 पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है। तो इन दोनों के आंसर्स अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 28 है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर सोइंग सीजन। इसमें क्या होता है, सरकार ना एक प्राइस डिसाइड कर देती है कि फसल का कम से कम इतना दाम तो होगा ही होगा, इससे कम दाम पर वो फसल नहीं बिकेगी। ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज ग्रेन्स आर प्रोक्योर्ड करने का मतलब होता है खरीद लेती है सरकार एजेंसीज या फिर फार्मर्स से, ठीक है। इट इज़ परचेज्ड एट द प्री अनाउंस्ड प्राइस, दिस इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ये फसल खरीदी जाती है, ठीक है, और उससे कम पैसे पर नहीं बेची जाएगी वो फसल किसानों द्वारा। बफर स्टॉक होता है द स्टॉक ऑफ फूड नेमली व्हीट राइस प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भाई ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, फिर उसके बाद जो FCI होती है वो किसानों से खरीद लेती है। बफर स्टॉक का मतलब होता है जो FCI अनाज को इकट्ठा करके रखती है ना, उसको हम लोग बफर स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई इलेक्शन की ज़रूरत क्या है देश में। तो एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नीड्स इलेक्शन, इट प्रोवाइड्स द वोटर्स विद मैनी चॉइसेस, पीपल कैन ऑल्सो रिमूव लीडर्स हु डू नॉट वर्क फॉर देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो भाई इलेक्शन की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि भाई एक ही इंसान अगर बैठ गया और वो काम ना करे फिर किस तरीके से देश चलेगा। तो इसलिए बार बार लोगों को चॉइस दी जाती है कि आप इस पर्सन को हटा भी सकते हैं, इसलिए नेता अच्छे से काम करते रहते हैं। अब ये जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें सारे के सारे और में भी हैं आपके पास, तो आपके पास काफ़ी अच्छी चॉइस होती है। क्वेश्चन है व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कॉलोनियल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन बस्तर एंड इन जावा। तो कॉलोनियल मैनेजमेंट जो फॉरेस्ट का किया जाता था बस्तर में और जावा में, है ना, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी क्या थी। जावा तो विदेश में है ना, जावा है इंडोनेशिया में, तो और बस्तर इंडिया में है। फिर भी जो कॉलोनियल मैनेजमेंट था वो इन दोनों देशों में कैसे सेम था ये बताना है। और में हमारे पास है वाई आर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाय वॉर्स। तो जब जंग होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उससे फॉरेस्ट क्यों अफेक्ट होते हैं, जंगों का, लड़ाइयों का फॉरेस्ट जो होते हैं उन पर असर क्यों होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ से हम लोग देखते हैं कॉलोनियल मैनेजर्स ऑफ बस्तर्स वर ब्रिटिश वाइल दोज ऑफ जावा जो थे वो लोग थे डच। तो इंडोनेशिया पे डच ने कब्जा किया हुआ था और इंडिया पे कब्जा था उस समय पर ब्रिटिश का। फिर भी इनकी जो फॉरेस्ट को चलाने की मैनेजमेंट टेक्निक थी वो सेम थी, क्योंकि दोनों को ना फॉरेस्ट को बर्बाद करना था, एक्सप्लॉइट करना था अपने देश के लिए। इन बोथ द केसेस फॉरेस्ट केम टू बी ओन्ड बाय द स्टेट, यानी कि सरकार का जो है राज चलेगा जंगलों पर, और सरकार कौन थी, विदेशी सरकार थी। दे रिस्ट्रिक्टेड विलेजर्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो उसी देश के लोग थे, गांव के लोग थे, उनको बिल्कुल जंगलों में घुसने की एक तरह से मनाही थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करने देते थे। बोथ मेड फॉरेस्ट लॉज टू रेस्ट्रिक्ट विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट, ग्रेजिंग भी नहीं करने देते थे विलेजर्स को फॉरेस्ट में। दे मेड लॉज टू अलाउ देमसेल्फ टू एक्सप्लॉइट फॉरेस्ट ट्रीज फॉर टिम्बर टू शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज। और जंगलों की खूब पेल करके कटाई चल रही थी ताकि वो शिप्स बनाने के लिए और रेलवे लाइंस बिछाने के लिए लकड़ी उनसे ले सकें जंगलों से। तो खूब जंगलों की कटाई भी चल रही थी। बोथ वर एक्सप्लॉयटेटिव बाय नेचर, दे डिस्प्लेस्ड द लोकल कम्युनिटीज़ फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जो लोकल कम्युनिटीज़ थी उनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया था जंगलों से। अब भाई लोकल कम्युनिटी कहाँ जाएं, और ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो था लोकल कम्युनिटीज़ का वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। तो काफ़ी ख़राब बर्ताव और व्यवहार किया जा रहा था अगर हम कहें तो अंग्रेज़ों या फिर डच द्वारा जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनके साथ। और वाला जो है उसमें था कि किस तरीके से फॉरेस्ट वॉर्स से अफेक्ट होते हैं।
तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रही चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर रही, उनका काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट रहा है जंगलों पर। द डिफेंडिंग आर्मीज हाइड देमसेल्फ एंड देयर वॉर मटीरियल अंडर द थिक फॉरेस्ट टू अवॉइड डिटेक्शन। तो जो आर्मीज होती थी ना, वो क्या करती थी, अपने सामान को ज़मीन में गाड़ दिया करती थी जंगलों पे, ताकि वो मिले ना। एनिमी फोर्सेस टारगेट फॉरेस्ट एरियाज टू कैप्चर द अपोजिंग सोल्जर्स एंड वॉर मटीरियल। तो जिस देश के वो लोग होते थे वो अपने मतलब जंगलों में छुप जाते थे, तो अपोजिंग आर्मी होती थी वो फॉरेस्ट पे ही सबसे ज़्यादा अटैक करती थी। टू मीट वॉर नीड्स फॉरेस्ट वर फॉरेस्ट वर कट इनडिस्क्रिमिनेटली इन इंडिया, वॉर लेड टू रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। तो भाई क्या होता था ना, इसमें ना जो अंग्रेज़ होते थे वो मतलब हमारे देश जब वॉर चली ना, वो खूब जंगल काटे गए अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए। जावा में डच ने फॉलो करी थी स्कॉच डच पॉलिसी टू प्रिवेंट लॉग्स ऑफ वुड फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड ऑफ एडवांसिंग जापानीज। द फॉरेस्ट ड्यूरिंग वॉर टाइम्स वर अ नो मैंस लैंड एंड आर सब्जेक्ट टू अबंडेंट प्लम्बर एंड डिस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब है कि डच क्या करते थे कि भाई जंगल किसी दूसरे देश के हाथ में ना लग जाए, जंगल के जंगल वो जला देते थे। बहुत बुरा हुआ था, मतलब जंगल तो इस तरीके से काटे गए थे ना, फॉरेस्ट मतलब काटे क्या गए थे, जलाए गए थे, पेड़ों को इस तरीके से इतना बुरा किया गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो जंगलों पर तो बहुत बुरा असर पड़ता है वॉर्स का। क्वेश्चन 31 है, देखो, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड। तो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन इंडिया में कौन सी पाई जाती है, और हाई ऑल्टीट्यूड में तो भाई माउंटेनियस वेजिटेशन पाई जाती है। और में है वाई हैज़ इंडिया अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो इंडिया में इतनी ज़्यादा फ्लोरा फौना यानी कि इतनी वैरायटी ऑफ फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे और जीव जंतु इंडिया में ही क्यों पाए जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इंडिया में जो है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मॉन्ग्रूव फॉरेस्ट। तो ये टाइप ऑफ वेजिटेशन, लगभग 5 टाइप की वेजिटेशन इंडिया में पाई जाती है। वेजिटेशन जो होती है हाई ऑल्टीट्यूड में यानी कि माउंटेन ऊंचे इलाकों में, एट हाई ऑल्टीट्यूड मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू एल्पाइन वेजिटेशन। तो सिल्वर फर्स, जूनिपर्स, पाइन्स, बिर्चेस ये कॉमन ट्रीज होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पर। और हाई ऑल्टीट्यूड पर हम लोगों को मोजेस एंड लाइकन्स फॉर्म द पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। मतलब एक होता है हाई और एक होता है बिल्कुल ही जहाँ सिर्फ बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर मोजेस एंड लाइकन्स होते हैं, वो टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट होते हैं। और कॉमन एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं, देखो, तिब्बतियन एंटीलोप और कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, स्नो लेपर्ड और याक। ठीक हो क्या। अब जो और में था वो क्वेश्चन था कि भाई इंडिया में इतनी वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना कैसे पाया जाता है। तो आंसर है इंडिया इज़ मार्क्ड बाय ग्रेट बायोडाइवर्सिटी एंड रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। मोर देन 47,000 ऑफ प्लांट स्पीशीज एंड 15,000 ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड 90,000 ऑफ एनिमल स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया। तो देखो इतनी सारी वैरायटी इंडिया में पाई जाती है पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की। अब इंडिया में ऐसा क्यों है। तो factors responsible for this huge diversity in flora and fauna in India are land, soil, climate, precipitation and photoperiod etc. All these factors contribute in growth and development of both plant and animal kingdom. Basically हमारे देश जो इंडिया है ना, हमारा देश, इसमें ज़मीन बहुत अच्छी है, मिट्टी बहुत अच्छी है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बारिश भी होती है, इसलिए अलग अलग तरीके के जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज 10th place in the world in plant diversity. India is one of the 12 mega diverse country in the world. India is rich in following. तो फर्टाइल प्लेन है हमारे देश में, माउंटेन्स है, पेरेनियल रिवर्स हैं, ये सारे के सारे जो है ना, क्योंकि हमारी मिट्टी भी बहुत अच्छी है, बारिश भी अच्छी खासी होती है, इस वजह से हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हमारा हमने कवर कर ही लिया है पूरा। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया और डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। तो एक तरह से दोनों सेम ही टाइप के हैं कि गरीबी का क्या कारण है और सरकार गरीबी मिटाने के लिए क्या काम कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, गरीबी के कारण तो देखो बहुत सारे हमारे देश में हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा कारण है, एजुकेटेड नहीं है लोग, ये भी बहुत बड़ा कारण है।
लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर वर्कर ज़्यादा हैं, इलिटरेसी है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पुअर माल न्यूट्रिशन है ना, हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है फैमिलीज़ का। तो कई इनको आप लोग वाइड एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या है सरकार की गरीबी को ख़त्म करने के लिए? तो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है प्रमोट कर रही है सरकार, एंटी पॉवर्टी मतलब गरीबी को ख़त्म करने के लिए एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चला रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काफ़ी काम कर रही है, बहुत एक्सेसिव पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी जो है सरकार काम कर रही है, सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ाने की बात करती है और लैंड रिफॉर्म्स भी सरकार कर रही है। तो इससे हम देखते हैं कि काफ़ी सारा काम तो एक्चुअली सरकार कर रही है ताकि गरीबी ख़त्म हो सके देश से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेजर पावर ऑफ प्रेसिडेंट और व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है और में जो है हमें पार्लियामेंट की देश में ज़रूरत आखिर है क्या? तो पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट की? ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो जितने भी सरकारी काम होते हैं सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। और लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हिज नेम। तो जितने भी पॉलिसी डिसीजन होते हैं या फिर कानून होते हैं सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स जो करते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस, कमिश्नर, एम्बेसडर जो दूसरी कंट्री के होते हैं वो भी सारे के सारे प्रेसिडेंट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स ये भी प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर ये इनके काम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है भाई हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत ही क्या है? तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक असेंबली है जो कि इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स हमने भेजे हुए हैं। इलेक्शंस होते हैं देश में, हम नेता चुनते हैं और वही नेता जाकर के पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारी आवाज़ उठाते हैं। पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पर होती है। स्टेट लेवल पर हमारे देश में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। पार्लियामेंट कंट्रोल करती है गवर्नमेंट का सारा पैसा कि किस तरीके से सरकार पैसा खर्च करेगी। पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है क्योंकि सारे जो कानून बनाने का काम है, कानून को लागू करवाने का काम है वो भी पार्लियामेंट का ही होता है। और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, रिप्लेसिंग ओल्ड लॉज एंड अबॉलिशिंग एग्जिस्टिंग लॉज। तो जो कानून है किस तरीके से नए बनेंगे, वो जो पुराने हैं वो बदले जाएंगे या ख़त्म किए जाएंगे, ये भी सारा का सारा पार्लियामेंट का ही काम होता है। अब हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसमें नाजी जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में हमारी केस स्टडी है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। तो देखो जो हर्बर्ट स्पेंसर था ना उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये आइडिया प्रोपोगेट किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और क्वेश्चन सेकंड है हाउ डार्विन एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डार्विन ने प्लांट्स और एनिमल्स के क्रिएशन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था? तो डार्विन ने नेचुरल साइंटिस्ट था जिसने एक्सप्लेन किया था क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट आता है व्हाट वाज द बेसिस ऑफ नाजी पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यानी कि जो नाजी थे वो किस बात पे कहते थे कि हमें तो ये भी कब्जा करना है वो भी कब्जा करना है। उनको लगता था कि भाई एक उनका लेबेनजेरम ये बिल्कुल आप लोगों को याद रख लेना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लिविंग स्पेस। तो नाजी जो लोग थे, हिटलर था, उसको लगता था कि जर्मन्स को रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है विच साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। तो वेरी हैवी रेनफॉल विंडवर्ड साइड जो होती है वेस्टर्न घाट की उसको बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल मिलती है साउथ वेस्ट मानसून से। मौसिन राम कहाँ पर सिचुएटेड है? तो मौसिन राम जो है वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, वो खासी हिल्स मेघालय में सिचुएटेड है। रेन शेडो रीजन क्या होता है? रेन शेडो रीजन ऐसा होता है रीजन जो कि लीवर्ड साइड होता है, जहाँ पर मॉनसून वाली हवा नहीं जाती है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ जाती है, मतलब वहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है। गुजरात और राजस्थान के काफ़ी पार्ट्स हैं जो कि लीवर्ड साइड यानी कि रेन शेडो रीजन में आते हैं। क्वेश्चन 36 आपका जो लास्ट है उसमें है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये कब सेटअप किया गया? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सेटअप किया गया था 1993 में।
हाउ आर द मेंबर्स ऑफ NHRC अपॉइंटेड? NHRC के जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसमें रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स और एमिनेंट सिटीजन हो सकते हैं। लास्ट है, इन व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ NHRC इन्वॉल्व? तो NHRC जो है वो किस किस तरीके के कामों में इन्वॉल्व होता है? वो ये देखता है, एक इंडिपेंडेंट क्रेडिबल इंक्वायरी करता है ह्यूमन राइट वॉल्यूशन में, मतलब अगर ह्यूमन राइट छीने जा रहे हैं तो उस पर वो इंक्वायरी करता है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।